एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एओडी, जिसमें हमारे टॉपिक है एक तो रेट मेजर, एक आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट नॉर्मल्स और मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, ये 4 टॉपिक करेंगे। सबसे पहले आता है रेट मेजर, जो सबसे इजी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव की, जैसे हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसका मीनिंग क्या है डी वाई बाई डी एक्स का जब हम निकालते हैं? स्लोप निकालने के लिए। हाँ, मतलब ये ज्योमेट्रिकल अगर मैं बोलूं तो क्या देता है हमें? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व एट कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे ना, राइट। और वैसे इसका मीनिंग समझे रेट मेजर की तरह से, तो ये क्या है कि वाई में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, ये मतलब है इसका। यस सर। यस सर। तो लेट्स से कुछ क्वेश्चंस करते हैं रेट मेजर के, मतलब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बाकी सिंपल आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन का लाइक सेंस बनाना है कि क्या पूछ क्या रहा है आपसे। तो लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे साइन कॉस टेन के रेशियो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है। जब डेरिवेटिव करते हैं प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल, सब तीनों को बेटा, तीनों रूल पता है सभी को? प्रोडक्ट, कोशेंट, चेन रूल। यस सर। यस सर। अच्छा चलो, मैंने एक पूछा तुम्हारे से, ई की पावर रूट 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर नहीं 10 क्यूब 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव करके बताओ क्या आएगा। चेन रूल लगेगा इसमें, तो कैसे करेंगे बताओ भाई। सबसे पहले e की पावर x का, इसको x मानना पड़ेगा मन में, तो e के x का, e के x ही रहेगा, राइट, यही आएगा। फिर साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ 10 की। बताओ भाई क्या लिखे हम? डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 10 की। हाँ, अब हमने क्या करा, जो पावर में लिखा है उसको x माना है, तो अब 10 क्यूब 2x प्लस 3 को मैं x मान के ऐसे सोचूंगा कि ये रूट x लिखा हुआ है, तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो यही आएगा। अच्छा, फिर 10 क्यूब को माना है हमने, तो इस बार 10 क्यूब को एक तरह से x क्यूब मान लो, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर। अब किसको माना था मैंने माना था 10 2x प्लस 3 को माना था, उसका क्या आएगा? सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, और लास्ट में 2x प्लस 3 को भी माना है, तो उसका डेरिवेटिव 2 आएगा और 3 का 0, तो ये पूरा आंसर होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया, सब आया बेटा समझ में? कनेक्ट कर पा रहे हो क्या लिखा मैंने? यस सर। कोई ऐसा समझ नहीं आया? नो सर। सभी को आगे समझ में? चलो ठीक है। तो लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ हमें रेट मेजर का। अच्छा, इससे पहले आपको सारे एरिया वॉल्यूम के जो फॉर्मुलाज है, मेंसुरेशन, जो तुमने छोटी क्लासेस में 9th 10th में पढ़ा होगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में भी आते हैं क्वेश्चन और इसमें भी आ जाएंगे। तो आपको सारे फॉर्मूले, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सभी के फॉर्मूले पता होने चाहिए। सभी को याद है? यस सर। ठीक है, लेट्स से क्वेश्चन आ गया। एन एच ऑफ वेरिएबल क्यूब is increasing at rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume is increasing when h is equal to 10 centimeter long? वो कह रहा है कि अगर किसी का जो एक क्यूब है जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसका एज जो है वो फिक्स नहीं है, वो इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब हमें दिया क्या हुआ है? डी ए बाई डी टी दिया हुआ है, ए जिसमें मैं किसको मान रहा हूँ? एच को मान रहा हूँ, तो डी ए बाई डी टी दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, फिर क्या पूछ रहा है? डीवी बाई डी टी निकालो कितना होगा, वॉल्यूम का रेट निकालो, किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज होगा जब एज कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आपको वॉल्यूम पता होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ? ए क्यूब। ए क्यूब होता है। तो आपने क्या करा? डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, डीवी बाई डी टी। ए जो है वो भी वेरिएबल है, और इस बार ए के रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में करा है, तो 3a स्क्वायर होगा, क्योंकि आपने टी मान लिया चेन रूल बनाकर,
और ए का भी डेरिवेटिव आएगा साथ में डी ए बाई डी टी। क्लियर है? Yes, sir. जिसमें से आपको इस बार ए की वैल्यू भी पता है, डीवी बाई डी टी, जब एट ए कितना है, जब 10 है, जब ए की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ए की वैल्यू 10 पुट कर दोगे और डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी तो ऑलरेडी दिया हुआ है 3, तो आंसर आ गया कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है? यस सर। Yes, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। मतलब इसमें ज्यादा मुश्किल है नहीं, क्वेश्चन सिंपल ही आएंगे। लेकिन जैसे कुछ जैसे अब क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको पढ़ना और बताना कैसे करेंगे। मैन 2 मीटर हाई। सर ऊपर करना स्लाइड 1 मिनट। हाँ बेटा, डन सर। डन। डन। A man 2 meter high walks at a uniform speed of 5 kilometer per hour away from a lamp post। एक लैम्प पोस्ट है वो जो 2 मीटर हाई, मैन की हाइट दे रही है 2 मीटर, वो यूनिफॉर्म स्पीड से अवे जा रहा है लैम्प पोस्ट से। लैम्प पोस्ट क्या है, 6 मीटर हाई। फाइंड द रेट at which the length of his shadow increases। अच्छा, अगर हमने dy by dt निकाला, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि y इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और अगर dy by dt आपका नेगेटिव आता है तो इसका मतलब y क्या हो रहा है, Decrease. डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात क्लियर है? क्योंकि dy by dt पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वो चीज कह देता है कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है इस रेट से, तो जब वॉल्यूम का आप dv by dt लिखोगे तो वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लिखोगे। जैसे यहाँ पर इसने बोला था जो एज है वो इंक्रीज हो रहा था 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से, तो मैंने इसलिए पॉजिटिव 3 लिखा। अगर वो ये बोल देता कि एज जो है वो क्यूब का 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव की जगह क्या ले लेता, साइन Negative. ये बात याद रखना, कई बार हम उसको इग्नोर कर देंगे तो आंसर जो होंगे वो डिफरेंट आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो आपने क्वेश्चन दिया है नीचे वाला जो अभी दिया, उसमें इनिशियली मैन लैंप के पास खड़ा हुआ, क्या क्या अगेन अगेन? में इनिशियली मैन लैंप के पास खड़ा हुआ और वहां से शुरू करता है चलना। नहीं नहीं, वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, बीच में इधर उधर कहीं पे भी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लैंप के साथ खड़ा होता, नहीं। ठीक है, कोई भी रैंडम पोजीशन कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो अब कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे समझते हैं, ये ऐसे है। ये रहा लैंप पोस्ट, कितना मीटर हाई था, 6 मीटर। मैन लेट से यहां पर है 2 मीटर हाई, और उसने कहा है कि वो लेट से ये पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी डी और ई, किसी इंस्टेंट पर ऐसे था, ये सिचुएशन थी। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लैंप पोस्ट से अवे जा रहा है। अवे का मतलब वो डी से बी की तरफ जा रहा है या डी से ई की तरफ जा रहा है? डी ई की तरफ जा रहा है ना, ई की तरफ जा रहा है। अच्छा मैं एक काम करता हूं, ये मान लेता हूं x, ये मान लेता हूं y, जो अननोन है। जैसे आपने कहा ना कि कहां पर है, तो मैंने मान लिया, एक सेकंड देना। हाँ बेटा सॉरी, मैंने म्यूट कर लिया था अपने आपको, कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉल था। ओके, तो मैंने ये फिगर बना दिया। अब इस फिगर को देखकर मुझे बताओ, ये जो 5 किलोमीटर पर आवर है ये क्या दिया हुआ है, इस फिगर को देख के बताना आपको। रेट क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ इंक्रीज dy बाई डी टी है, dx बाई डी टी है, या फिर y या x की वैल्यू क्या दिया हुआ है? dy by dt। dy बाई डी टी, सभी एग्री करते हैं भाई? dx by dt। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं dx बाई डी टी, कुछ बोल रहे हैं dy बाई डी टी। सोच लो चलो। सो dx by dt। अच्छा यार पहले ऐसे सोचो, इसने बोला था मैन जो है वो लैंपोस्ट से अवे जा रहा है, किस रेट से जा रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये वाला जो ये जो दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, ये dy बाई डी टी नहीं होना चाहिए? सोचो, यस है ना भाई, जो उससे पहले वाला जो डिस्टेंस है उसी का तो रेट होगा ही, dy बाई डी टी, है ना। तो जो dx बाई डी टी बोल रहे हैं वो गड़बड़ हो जाएगा, dy बाई डी टी बेटा। ठीक है, क्लियर है?
Yes, समझ sir. में आया? अच्छा, ये dy by dt हो गया। अब ये dy by dt पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बात भी सोचो, क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि आपने आपने नोटिस करा जैसे जैसे मैन राइट साइड पे मतलब जाएगा अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट, तो ये y वाला जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा ना। यस सर। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव लिया हमने। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा ये तो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, कोई बात नहीं, क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5/18 ऐसे ही करते हैं ना, यस सर। मीटर पर सेकंड, ये आ गया। तो ये यूनिफॉर्म है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा, ये तो सेम है कि इस रेट से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, उसने कहा है फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस। अब क्या निकालना है, समझ में आ रहा है क्या निकालना है? भाई एक्स ही तो हमारी शैडो की लेंथ है, ये बात सभी को समझ में आ रही है? ये बात सभी को समझ में आ रही है कि जो शैडो बनेगी वो एक्स ही तो बनेगी, क्या समझ में आई? यस सर। Yes, sir. पर वो फिक्स नहीं है ना, क्योंकि भाई पता नहीं मैंने हाँ. कहां पर था, किस इंस्टेंट पे कहां था, वो तो हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए उसको एक्स मान लिया हमने वेरिएबल, और हमें dx बाई dt ही निकालना है। तो dx बाई dt निकालने के लिए आपको पहले कोई इक्वेशन या कुछ, जैसे हमने वॉल्यूम को कनेक्ट करा था एच से, वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यू और डेरिवेटिव कर दिया था, तो यहाँ पर तो मुझे अभी एक्स और वाई में रिलेशन ही नहीं पता, तो इस फिगर को देखकर हम रिलेशन बना सकते हैं, सोचो, बताओ, और बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताओ, सोचो सोचो जल्दी से, किसी को भी समझ में आ रहा है कि कैसे बनेगा रिलेशन? बहुत सारे तरीके हैं समझने के, दो तरह से हो सकता है, दो तो साफ देख कर ही पता लग रहे हैं। थोड़ा बहुत 9th-10th में तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, सिमिलैरिटी, ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी पढ़ी है, कुछ तो सोचो, तो क्या करें? अच्छा, मैं क्या ये कह सकता हूं, इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, मान लेता हूं इस एंगल को थीटा मान रहा हूं, ठीक है? तो आपको ये दिख रहा है ये थीटा जो एंगल लिया मैंने, ये छोटे सी डी ई ट्राइंगल में भी टेन थीटा लगा सकते हैं, और जो बड़ा ट्राइंगल है ए ई बी, इस वाले ट्राइंगल में भी टेन थीटा लगा सकते हैं ना। यस सर। सर तो भाई छोटे वाले ट्राइंगल में लगाया टेन थीटा, तो क्या आएगा, 2/x है ना, और बड़े वाले ट्राइंगल में लगाएंगे तो क्या आएगा, 6/y प्लस x है ना, यही आएगा ना, तो पेंडिकुलर अपॉन बेस यही होता है ना। हाँ भाई, क्लियर है? Yes. तो हम मैंने क्या बोला, मैंने बोला x और y को कनेक्ट करना है, तो भाई कनेक्ट करने के लिए मैंने ये टेन थीटा वाला लॉजिक लगा दिया, ठीक है? तो यहां से क्या आ गया, 2 टाइम्स y प्लस एक्स, वाई प्लस सॉरी एक्स इज इक्वल टू कितना, 6x, तो ये काट सकते आप ऐसे लिख सकते हो, y प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 3x आ गया, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 2x, और अब तो रिलेशन आ गया, तो अब तो सॉल्व कर लेंगे डेरिवेटिव करके। अच्छा, जैसे मैंने टेन थीटा लगाया, और भी सोच सकते हो आप, कैसे, आप ये भी सोच सकते हो कि भाई ट्राइंगल दो सिमिलर भी है इसमें, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है बताओ, सी डी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी के, है ना भाई, एक एक 90 डिग्री है दोनों में, और एक एंगल दोनों में कॉमन है थीटा जो ई पर है, तो डबल ए से मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल सिमिलर है। और सिमिलर ट्राइंगल्स में तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 9th या 10th में, कि भाई सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है, तो 6 के नीचे 2 आएगा, और y के x के नीचे, सॉरी x प्लस y के नीचे क्या आएगा, x आएगा, राइट? x प्लस y बड़े ट्राइंगल की साइड होगी ई बी, और छोटे ट्राइंगल की साइड होगी ई डी, तो यहां से भी अगर निकालोगे तो वही तो इक्वेशन बन रही है। क्लियर है भाई? Yes. ठीक है, तो इसके बाद तो आप डेरिवेटिव कर लो, क्वेश्चन खत्म। dy बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स dx बाई डी टी। आपको dy बाई डी टी पता है कितना था, कितना था भाई, सर 25/8, हाँ 25/18 मीटर पर सेकंड था, यूनिट याद रखना। 2 टाइम्स dx बाई डी टी, तो जो शेडो की लेंथ होगी वो किस रेट से इंक्रीज होगी, 25/36 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है? अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ तो मीटर पर सेकंड लिख देना, किलोमीटर पर आवर में तो फिर वही 5/2 ही करके लिख देना बस, ठीक है? क्लियर है? यस Yes. सर। ठीक है, एक तुम्हारा अभी जेई 2020 का मेंस का एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था कि भाई इफ द सरफेस और एरिया ऑफ अ क्यूब, इफ द सरफेस, क्यूब वाला तो हमने कर लिया ना क्वेश्चन अभी पहले। यस सर। हाँ, तो चलो एक दूसरा लेता हूँ, ये आया था, हाँ तो एक क्वेश्चन था, एक स्फेरिकल
आयरन बॉल ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इज कोटेड, उसको हमने कोट कर दिया, इज कोटेड विद a layer of ice of uniform thickness. मतलब उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, आइस से एक यूनिफॉर्म थिकनेस की एक लेयर बना दी, दैट मेल्ट्स, जो कि मेल्ट हो रही है, दैट मेल्ट्स एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से मतलब देखकर ही पता लग जाता है ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है ऊपर आइस का जो है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से। व्हेन थिकनेस इज, कह दिया कि 5 सेंटीमीटर है, उस इंस्टेंट पे मुझे बताना है देन द रेट एट विच द thickness of ice decreases is, मुझे बताना है कि किस रेट से जो थिकनेस है आइस की, वो थिकनेस किस रेट से डिक्रीज हो रही है। अगर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है कि वॉल्यूम जो मेल्ट हो रहा है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से मेल्ट हो रहा है, तो थिकनेस किस रेट से डिक्रीज हो रही होगी ये बतानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए उन्होंने ऑप्शन पाई की फॉर्म में दे दिया ऐसे, तो तुम्हें भी बस पाई को पाई रखना है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 1/6 पाई और डी दिया हुआ है 1/9 पाई, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जल्दी से पढ़ के मुझे बताओ कि क्वेश्चन में बोला एक स्फेरिकल बॉल है आयरन की, तो बना लेते हैं, एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। एक आयरन की स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस मुझे दिया हुआ है 10, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा कि इसके ऊपर एक लेयर है, किसकी, आइस की, एक आइस की लेयर बना देते हैं इसके ऊपर। अच्छा, उसने बोला था यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है। तो इस थिकनेस को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं, ये क्लियर है? ठीक है भाई, यहां तक सभी को आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे इसमें एक स्मॉल रेडियस और एक कैपिटल रेडियस दोनों बता दो क्या क्या है। 10 + x। बिल्कुल ठीक, क्या बोला कि हमारा जो एक स्मॉल आर होगा एक कैपिटल आर होगा, तो इसको देखकर साफ समझ में आ रहा है कि स्मॉल आर कितना है हमारा 10 और कैपिटल आर कितना हो जाएगा 10 + h। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से अगर कवर करते हैं, स्फीयर बोला था इसने, तो जो वॉल्यूम मेल्ट हो रहा है वो किस रेट से मेल्ट हो रहा है, dV/dt 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में दिया हुआ है। तो जो आंसर निकलेगा वो भी हमें, अच्छा आंसर जो पूछा था ना उसने बोल दिया थिकनेस, उसने थोड़ा सा और लाइक कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए बोल दिया कि द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ द आइस डिक्रीजेस इन, क्या बोल दिया, सेंटीमीटर क्यूब पर, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब नहीं सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड बोल दिया, इसमें निकालना है, मतलब पर मिनट में जो आएगा उसको हम बाद में सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक है। हाँ, पर सेकंड में निकालना है, या चलो पर मिनट ही रखते हैं, इसको चेंज नहीं करते, वही रखते हैं, पर मिनट में ही रख देते हैं। पर सेकंड में निकालना होगा तो लाइक करूंगा क्या, बस 60 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, राइट, मिनट को सेकंड में बनाने के लिए। चलो पर मिनट ही रखते हैं। तो ये dV/dt दिया हुआ है। अब मुझे बताओ v कैसे स्टार्ट करें, v क्या होगा, v क्या लिखूं? 4/3 पाई r3। भाई वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई r3, ठीक है। लेकिन जो वॉल्यूम मेल्ट हो रहा है dV/dt, वो यही वाला वॉल्यूम है, ये कुछ और होगा, सोचो। आइस का वॉल्यूम कितना है भाई, ये थोड़ी ना वॉल्यूम ऑफ जो आइस होगा वो लिखना है मुझे, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ आइस, वही तो मेल्ट हो रहा है। आयरन की जो स्फेरिकल बॉल है आयरन की, वो थोड़ी ना मेल्ट हो रही है, सिर्फ आइस मेल्ट हो रही है। तो आइस जो है, जो आइस की लेयर है, वो थोड़ी ना स्फीयर की शेप में है, वो तो कुछ अलग शेप हो गया एक तरह से, लाइक क्या बोलेंगे, स्फेरिकल शेल हो गया एक तरह से, है ना, बात समझ आई? यस सर। तो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कैसे निकालें, जो सिर्फ ब्लू वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम कैसे लिखूं, सोचो। 4/3 पाई x क्यूब।
4/3 बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब नहीं होगा क्या? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम भाई। नोट नोट नोट, वॉल्यूम ऑफ जो शेल होता है, मतलब जैसे होता है ना सिलिंड्रिकल शेल, सिलिंड्रिकल शेल क्या होगा? जो सिलिंड्रिकल पाइप होता है, सिलिंड्रिकल पाइप जो होता है, सिर्फ पाइप के मेटल वाले पार्ट का अगर वॉल्यूम निकालना है, जहां पर पाइप है सिर्फ ये मेटल वाला पार्ट, इसको सिलिंड्रिकल शेल बोल देंगे या पाइप बोल देंगे। इस वाले पार्ट का अगर वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे? आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे ना। यस तो यहां पर भी वही करना है। यहां पर क्या, एक स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल का क्या ऐसे वॉल्यूम निकालोगे? पूरा वॉल्यूम निकाल दो और उसमें से अंदर वाला जो स्फीयर था आयरन वाला उसका माइनस कर दो, तो सिर्फ आइस वाले का वॉल्यूम आ जाएगा। तो v इक्वल टू क्या होगा? 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस 1 आर क्यूब। बड़ा आर कितना था? 10 प्लस x का होल क्यूब माइनस 10 का क्यूब, यही है ना? यस ये ठीक है। Yes, अब sir. इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है dv/dt। करो, चलो क्या आएगा? 4/3 पाई एज इट इज, 3 टाइम्स हो जाएगा 10 प्लस x का होल स्क्वायर। 10 का डेरिवेटिव 0 चेन रूल के अकॉर्डिंग, और x का 1 आएगा तो कुछ नहीं लिखना, बस इतना ही आएगा। और माइनस क्या लिख दूं बताओ? 0 भाई, 10 का क्यूब तो कांस्टेंट है, 0 आएगा। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. इसके आगे भी कुछ आएगा? बस इतना ही आएगा। dx/dt भी तो आएगा, t के रिस्पेक्ट में करा है ना हमने तो, ठीक है? यस अच्छा, dv/dt की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर क्यूब। 50 था बस, हाँ 50 था। इक्वल टू 4/3 पाई को एज इट इज, और x की वैल्यू कुछ बोली थी उसने? थिकनेस कितनी दी थी? 5 थिकनेस बोलिए। हाँ, जब अच्छा जब डेरिवेटिव कर लोगे तब पुट करना होता है, उस इंस्टेंट पे, मतलब डेरिवेटिव करने के बाद उस इंस्टेंट पे, नहीं तो अगर स्टार्टिंग में पुट कर दोगे फिर तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो अब पुट करना है x की वैल्यू कितनी? 5। तो 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15। 15 का स्क्वायर 225, यस और ये आ गया dx/dt। तो कितना आया भाई? ये 10 पे चला जाएगा, ये 5 की टेबल से कट करोगे 45 आएगा, फिर 3 से कट जाएगा 15, 2 से, 3 से, बस 4 भी कट जाएगा, 2 1। तो क्या आ गया आंसर? dx/dt की वैल्यू आ गई 1 अपॉन क्या क्या बचा? 2 3 और 3, कितना हो गया? 18। 3 3 9, 9 इंटू 2 18 पाई, यही आएगा ना? यस Yes, sir. तो ये आया हुआ था हमारा जेई मेन में, सिंपल सा क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? अगर वो थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स क्या कर देता, मिनट की जगह बोल देता पर सेकंड निकाल दो, तो कुछ बच्चे क्या करते, एक ऑप्शन ये दे रखा होगा, एक दूसरा ऑप्शन दिया होता जो 60 से डिवाइड करके आता। तो कई बच्चे जल्दी जल्दी में वो यूनिट देखते ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। तो ये चीज का याद रखना, किस यूनिट में पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा? Yes, sir. इसमें किसी को डाउट बोलो? No. नेक्स्ट है, लेट्स से क्वेश्चन पूछा, अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक इन्वर्टेड कोन है, अच्छा इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन बोल देते हैं, मैंने सिर्फ कोन लिख दिया। हुज सेमी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल तो पता है ना कोन का क्या होता है? सेमी वर्टिकल एंगल हमें दिया हुआ है, लेट्स से क्या ले कुछ भी ले लो वैसे। मान लो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा दे दिया, या हाँ सेमी वर्टिकल एंगल दे दिया 10 इनवर्स 1/2 दे दिया। ठीक है, अब 1/2 मुझे वैसे तो पता नहीं कहाँ पे होता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 10 इनवर्स 1/2, ये दे रखा है। और फिर बोला आगे, वाटर इज poured into it, उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, वाटर इज poured into it at a constant rate of, किसी रेट से डाल रहे हैं, at a constant rate of 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अच्छा, इसको देखकर साफ समझ में आ जाता है ये वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, कि वॉल्यूम मतलब पानी डाल रहे हैं तो वॉल्यूम ही होता है। तो यूनिट देखकर भी क्लियर हो जाता है कि क्या बोल रहा है, पर मिनट की रेट से। देन रेट, रेट किस में बताना है? मीटर पर मिनट में बताना है। रेट इन मीटर पर मिनट एट विच द लेवल, लेवल मतलब हाइट है ना, एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। आपको बताना है किस रेट से उसकी हाइट जो होगी वाटर लेवल की वो बढ़ेगी
एट द इंस्टेंट व्हेन हाइट मान लेते हैं या डेप्थ मान लेते हैं पहले से ही कितनी थी, 10 मीटर थी। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. जब पानी मतलब 10 मीटर की हाइट तक भर जाएगा, उस इंस्टेंट पे बताना है कि वो जो हाइट की रेट थी वो किस इंस्टेंट से इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो पहले एक बार फिगर से बना ले थोड़ा सा, कैसा होगा, ऐसा होगा। एक इन्वर्टेड कोन है जिसमें हम पानी पोर कर रहे हैं, और जिसका सेमी वर्टिकल एंगल बोला है, तो सभी को समझ में आ गया। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब ये एंगल बोल रहा है ना, और इसका Yes, tan sir. इनवर्स दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, tan इनवर्स कितना दिया हुआ है, 1/2. tan इनवर्स 1/2। मतलब जब मैं tan थीटा करूंगा तो 1/2 ले लूंगा ना, इसका मतलब यही होता है ना। Yes, sir. मतलब थीटा की वैल्यू उसने कोई एंगल वैसे पर्टिकुलर बताया नहीं कि कितना है, बस ऐसे बोल दिया कि tan इनवर्स की फॉर्म में। और आपको पता होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, tan इनवर्स जो भी लिखते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, वो बेसिकली एंगल होते हैं। तो tan इनवर्स 1/2 एक एंगल है, थीटा मान लिया, तो वहां पर जब मैं tan लूंगा तो 1/2 लिख दूंगा डायरेक्टली। ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई, ये आपका रेडियस हो गया, ये स्लांट हाइट होती है, इसकी शायद वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट। हमें क्या क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, हमें वॉल्यूम दिया हुआ था, dv/dt दिया हुआ है भाई। dv/dt कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के रेट से चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम को मैं डेरिवेटिव करने से पहले आपने नोटिस करा कि राइट साइड पे तो 2 वेरिएबल आ गए, क्या क्या आ गया भाई, आर भी आ गया और एच भी आ गया। तो आर और एच में से एक को रखना है, तो कैसे करूं, आर और एच का रिलेशन निकाल लूं, क्योंकि मुझे तो dh/dt निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, dh/dt। मैं दोनों को रखकर भी सॉल्व कर सकता हूं, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर मतलब आर और एच में दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और dr/dt भी आएगा, dh/dt भी आएगा, फिर dh/dt और dr/dt में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इतना ना करके मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि जो सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है उससे मैं एक रिलेशन निकाल लेता हूँ आर और एच में, और आर और एच दोनों वेरिएबल है यहाँ पर। तो tan थीटा बता दो क्या लिखूं मैं, tan थीटा इस ट्राइंगल को देखकर, ए बी और सी को देखकर इस ट्राइंगल में एक रिलेशन बता दो। tan थीटा क्या होगा, r/h या h/r, क्या आएगा, r/h या सर r/h। r/h आएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं कि हमेशा वर्टिकल, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहाँ पर h/r लिख देंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो और ये वैल्यू तो मुझे पता है 1/2 है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 2r = h आ गया। तो एक काम करें, r की वैल्यू क्या पुट कर दें, h/2। अच्छा, r की वैल्यू मैं क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे dh/dt निकालना है, r नहीं निकालना, तो मैं r को h की टर्म्स में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो आपने लिखा था 1/3 पाई, r की जगह हम क्या लिख देते हैं, h/2 का होल स्क्वायर इंटू h। क्या आ गया, v = आ गया 1/3 पाई h³/4, यानी कि पाई h³/12 आ गया। अब डायरेक्ट कर देते हैं दोनों साइड, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। dv/dt क्या होगा, पाई/12 3h² dh/dt, ये आ गया। अब उसमें से dv/dt तो दिया हुआ था, कितना था, 5 दिया हुआ है, तो 5 = क्या हो गया, पाई/12 3h² dh/dt। उसमें से h भी बताया था, कितना, h की वैल्यू उसने बताई थी उस इंस्टेंट पे निकालना है जब h कितना था, वाटर लेवल था 10 मीटर। अच्छा, ये मीटर है, अभी गड़बड़ हो जाएगी ना, देखो मैंने कहा था ना यूनिट का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मीटर दिया हुआ और ऊपर क्या दिया होता, सेंटीमीटर क्यूब, तो समझना है मीटर को किसमें चेंज करोगे, सेंटीमीटर में। कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी अगर ये नहीं करा तो, पाई/12 3 टाइम्स h की वैल्यू कितनी होगी, 1000, 1000 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 10 लाख, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो यहां से आंसर आ जाएगा भाई, dh/dt पाई के टर्म्स में। अच्छा, तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर में आता है और बहुत बड़ा आता है, और ऑप्शन जो दिए हैं वो सारे मीटर में दिए हैं, तो कन्वर्ट कर लेना भाई। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. यस सर, यस तो सर। मैंने गड़बड़ कर दी भाई, मैंने गड़बड़ कर दी। 10 मीटर, अच्छा नहीं ठीक है, मेरे को लगा 1 मीटर था। हाँ, तो अगर 10 मीटर है तो 1000 ही आएगा। ठीक है, और जो आंसर आएगा अगर आपका बहुत बड़ा आता है और ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन सारे के सारे मीटर में दिए हुए हैं, तो भाई 100 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। तो यूनिट का बस मतलब मैं कह रहा हूँ ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है सभी को। Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब आता है, जैसे रेट मेजर के हमने समझ लिया कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये बात लाइक क्लियर हो गई होगी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में सबसे पहले इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। जब हम बोलते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका मतलब होता है दैट मीन्स इफ fx1 इज ग्रेटर देन fx2, अगर कोई फंक्शन fx1 की वैल्यू fx2 से बड़ी है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट इंप्लाइज कि x1 x2 से क्या होना चाहिए? बड़ा ही होना चाहिए। क्लियर है बात? जैसे जैसे भाई ग्राफ आपने बनाया, ऐसा बनाया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, साफ दिख रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ने का मतलब होता है x की वैल्यू आपने यहाँ पर x1 ली और ये लिया आपने, चलो ये x2 लिया आपने और ये x1 ली, तो आपको दिख रहा है कि fx1 और fx2 की वैल्यू ऐसी है ना, fx2 यहाँ पे होगा, ये fx1 होगा। तो इस फंक्शन का ग्राफ को देखकर समझ में आ रहा है कि fx1 अगर fx2 से बड़ा है तो इसका मतलब ये निकलना चाहिए कि x1 जो होना चाहिए वो x2 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ग्राफ अगर नहीं भी गिवन है तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. दूसरी बात ऑल्सो, और क्या बात है? अगर मैं किसी भी पॉइंट पर, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? टेंजेंट। लेट्स से इस पॉइंट पे बना दी, ए पॉइंट पे, तो जो टेंजेंट का स्लोप बनेगा, मतलब जो स्लोप आएगा, ये थीटा मान लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ये जो टेन थीटा आएगा ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, राइट? और यानी कि एम यानी कि स्लोप ऑफ क्या? टेंजेंट, यानी कि dy बाई dx, है ना? ये बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है भाई। Yes. तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला? इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि इफ fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो जो dy बाई dx होगा या f डैश x होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, मैंने इक्वल टू भी लगा दिया। इक्वल टू इसलिए लगा दिया क्योंकि कई बार फंक्शन ऐसा होता है, इस फंक्शन को देखकर, इस ग्राफ को देखकर बताओ क्या ये इंक्रीजिंग है? मैं कहूंगा हाँ है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज ही हो रहा है, हर जगह पे बढ़ ही रहा है। लेकिन एक जगह पे ऐसा हो गया, इस इंटरवल से इस इंटरवल तक क्या हो गया? उसने क्या ले लिया? पॉज ले लिया, मतलब वही फंक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, कांस्टेंट हो गया। x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक वो कांस्टेंट हो गया। तो अगर मैं इस पॉइंट ए से लेकर बी तक किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा तो यहाँ पे मेरा dy बाई dx क्या आएगा? 0 आएगा, राइट? 0. तो ग्रेटर देन इक्वल टू Yes, 0 sir. बोल देते हैं इंक्रीजिंग के लिए। क्लियर है? और एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या होता है? स्ट्रिक्टली Strictly इंक्रीजिंग। increase. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि भाई f डैश x या जो dy बाई dx आप निकाल रहे हो वो बढ़ना ही चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए, कहीं पर पॉज भी ना ले। तो अगर ऐसा होगा, जैसे ऊपर वाला ग्राफ बनाया था, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, तो इस वाले ग्राफ में आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, किसी भी पॉइंट पर हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 भी नहीं आएगा। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes. फिर आता था, हम इंटरवल निकालते थे कि कहां पर इंक्रीजिंग है, कहां पर डिक्रीजिंग है। जैसे क्वेश्चन आया, ऐसी सेम डिक्रीजिंग में होगा। अब आता है, लेट्स से क्वेश्चन आ गया, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 7 इज पूछा है कैसा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीजिंग है इन आर का मतलब भाई रियल नंबर के लिए कोई भी x की वैल्यू कुछ भी लो, हमेशा क्या होगा? रियल, मतलब पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग आएगा। फिर बोला डिक्रीजिंग इन आर, कोई भी x की वैल्यू लो वो कह रहा है डिक्रीजिंग आएगा फंक्शन। सी बोला डिक्रीजिंग होगा n, कहां से कहां तक? 0 से इंफिनिटी, और एंड इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0। और डी बोल दिया उसने इंक्रीजिंग होगा n 0 से इंफिनिटी एंड डिक्रीजिंग होगा n, डिक्रीजिंग बोल दिया माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये पता करने के लिए कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स निकालेंगे ना, ठीक है? Yes, sir. तो एफ डैश एक्स निकाला हमने, तो क्या आया? 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, जिस पॉइंट से ग्राफ जो होता है वो टर्न होता है, क्योंकि देखो ना, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो आपको पता होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ ऐसे होता था ना, ऐसे, या तो ऐसे होता है या फिर ऐसा होता है भाई, या तो ऊपर से नीचे टर्न करता है या नीचे से ऊपर, इस तरह से। तो ये बेसिकली टर्निंग पॉइंट होते हैं, ए बी, ए
बी। इन टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट और राइट पर आपको दिख रहा है बिहेवियर चेंज हो रहा है। Yes, sir. अगर मैं कहूं माइनस, ये जो नीचे जा रहा है माइनस एक्स के लिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए पॉइंट तक फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, दिख रहा है? Yes, sir. भाई अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाता तो मेरा जो टेंजेंट का स्लोप आता वो कैसा आता, पॉजिटिव आता, दिख रहा है? पॉजिटिव आएगा। Yes, लेकिन sir. जैसे ए को क्रॉस करके बी तक जाएंगे, ए से बी में किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट का स्लोप बनाओगे आप, वो कैसा आएगा? नेगेटिव। कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, दिख रहा है? नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। तो इसका मतलब ए से बी तक फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए तक इंक्रीज हो रहा है, और बी से फिर इन्फिनिटी में क्या हो रहा है, फिर क्या होने लग गया, इंक्रीज होने लग गया, राइट? तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, इन टर्निंग पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं इन टर्निंग पॉइंट पर कहूं कि टेंजेंट का स्लोप इन टर्निंग पॉइंट पे एक्जैक्टली बनाऊं तो कैसा बन जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं आ जाएगा? वेरी गुड। कि भाई इन टर्निंग पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा dy by dx मतलब f dash x, वो जीरो आ जाएगा। तो इन टर्निंग पॉइंट को पहले मैं निकाल तो लूं, कौन कौन से होंगे, तो इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जीरो रख देते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है इनसे लेफ्ट और राइट में शायद बिहेवियर जो है फंक्शन का वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो सकता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो वो निकालने के लिए हम जीरो रख रहे हैं अभी, मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि f dash x जीरो ही होगा हर जगह पे, मैं वो क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाह रहा हूं जहां पर फंक्शन का ग्राफ टर्न होता है। क्योंकि अगर टर्न नहीं हो रहा, मतलब मान लो तुम्हारा f dash x निकाला तुमने और कुछ ऐसा आ गया होता 3x² + 5, तो फिर साफ पता लग रहा है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्या हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, चाहे x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो। क्लियर है? Yes, Yes, sir. तो मतलब ये तो मतलब जीरो भी नहीं आएगा, ये बात समझ में आई? Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो फिर इसके लिए तो मैं बोल दूंगा भाई एवरी रियल नंबर के लिए कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। लेकिन इसमें जीरो आ सकता है क्योंकि क्वाड्रिक है, तो कुछ x की वैल्यू ऐसी हो सकती है जिनसे जीरो आ जाए, नहीं होगा तो फिर डिसाइड करेंगे, देखेंगे। तो चलो बताओ क्या है मेरा 3x² - 6x + 5, तो बताओ कहां पे होगा जीरो, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालो क्या आएंगे, मल्टीप्लाई करके 15 ऐड करके -6, पॉसिबल है क्या? No, sir. No, sir. अच्छा, अब किसी बच्चों को लग रहा होगा मिडल स्प्लिटिंग नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन डी वाला मेथड भी तो है हमारे पास, पहले उससे पहले डी निकाल लो, क्या आएगा, b² - 4a × c, क्या है आंसर, 36 माइनस का 60। तो भाई ये तो नेगेटिव आ गया ना, d < 0 आ गया। अच्छा, अगर d < 0 है तो इसका मतलब कोई भी रियल वैल्यू x की पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए मेरा आंसर क्या आ जाए, f dash x 0 आ जाएगा ना, ये बात क्लियर होगी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब d की वैल्यू < 0 होगी तो ये कंफर्म हो गया कि भाई मैं x क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल पाऊंगा। जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला तो इसका मतलब हुआ ग्राफ यूनिफॉर्म चल रहा होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, है ना, ये बात क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट राइट पे बिहेवियर चेंज होगा, अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला तो बिहेवियर मोनोटोनस होगा। मतलब मोनोटोनस का मतलब होता है ग्राफ या तो सिर्फ इंक्रीजिंग वाला होगा या डिक्रीजिंग वाला होगा। अब ये कैसे बताऊं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, बताओ कैसे निकाले ये बात, अब ये कैसे पता लगेगा कि भाई इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? दोबारा क्या सर f dash x less than 0। नहीं, एक मिनट, f dash x हमारा आया था 3x² - 6x, क्या था, Value +5 ये आएगा ना। सर मतलब कि वैल्यू डाल के जो आएगा। हाँ, तो अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये नोट में लिख लो, अगर जिन्होंने नहीं लिखा है फॉर्मूले की तरह से, क्या नोट, ax² + bx + c, अगर कुछ भी ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा इफ a आपका पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। और ये वाला जो आंसर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c हमेशा <0 होगा इफ a आपका नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है, ये बात लिख लो। अगर d नेगेटिव है तो दो सिचुएशन अराइज होंगी, क्या, अगर d नेगेटिव है तो या तो आपका जो ax² + bx + c है वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, मतलब नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं, या फिर हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव आएगा जब a नेगेटिव होगा। तो आपको पता होगा ग्राफ ऐसा बनता था ना, याद है, या तो ऐसा वाला पैराबोला बनेगा या भाई ऐसे वाला पैराबोला बनेगा, ये जब ग्रेटर देन 0 है, ये जब लेस देन 0 है। इन दोनों केसेस में तुम्हें ये भी पता होगा d < 0 होता है, राइट, ये बात पता है? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि जीरोस आएंगे ही नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस वाले के लिए मैंने क्या बोला है, इस वाले केस के लिए मैंने बोला है कि ax² + bx + c वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस ग्राफ को देखकर ये बात समझ में भी आ रही है, क्योंकि y की वैल्यू दिख रही है, कभी नेगेटिव आएगी नहीं पहले वाले ग्राफ में,
क्लियर है? Yes, sir. और सेकंड वाले ग्राफ में कभी भी y की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी, हमेशा ही नेगेटिव आएगी। ये बात भी क्लियर है? Yes, sir. तो ये रीजन है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले की तरह से हो गए हमारे, तो आपको याद रखना है। तो हमारा क्या आया, अब हमारा ए क्या था इसका बता दो, क्या आया था ये? यहाँ पर ए क्या है, 3 है ना हमारा। Yes, sir. भाई 3 तो पॉजिटिव है, 3 तो 0 से बड़ा है, और d लेस देन 0 है, तो आंसर हमेशा क्या होगा इसका, ये जो आंसर निकला 3x² पॉजिटिव होगा भाई हमेशा, हर वैल्यू के लिए। तो अगर हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा इनमें से? ऑप्शन A. सभी को क्लियर है? Yes, sir. पूछो किसी को डाउट है तो बेटा बोलो भाई, सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये अगर क्वेश्चन लिख लो, अगर मैं दिखा भी देता हूँ तुम्हें ग्राफ, ये लिख लो, अगर x³ - 3x² + 5x + 7 लिख लिया सभी ने? Yes. Yes, sir. तो एक काम करते हैं, देखो ग्राफ में दिखाता हूं तुम्हें क्या था, बताना। y = बताओ क्या था? x³ x³ -3x². एक मिनट, x³ माइनस का 3x² + 5x + 5x + 7. + 7। सभी को ग्राफ दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इस ग्राफ की शेप देखकर ही तुम कह सकते हो हाँ सर इसमें तो ग्राफ ऊपर ही जाता जा रहा है, दिख रहा है? Yes. Yes, sir. मतलब जो मैं टर्निंग पॉइंट नीचे ले रहा था, मतलब ग्राफ कभी नीचे तो गया ही नहीं, दिख रहा है तुम्हें? Yes, sir. ठीक है, सभी को समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. पर पेपर में मैं ग्राफ तो ना बनाऊंगा इसका, क्वाड्रिक का तो मैं बना लेता हूँ, पैराबोला वो मुझे पता है, वर्टेक्स निकाल लेता हूँ, जीरोस निकाल लेता हूँ, अल्फा बीटा क्या होंगे और मैं बना लेता हूँ। क्यूबिक का बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि कैसे बनाए, तो उसके लिए फिर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें जो लाइक एप्लीकेशन है कि डेरिवेटिव निकालकर क्रिटिकल पॉइंट निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकला ही नहीं, तो मैंने कहा था या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो अब वो कैसे पता लगा, वो क्वाड्रिक जो फंक्शन आया हमारा उसको डिसाइड करके हमने देख लिया कि d लेस देन 0 है और a हमेशा पॉजिटिव है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, ओके। क्योंकि कई बच्चों को लगेगा सर ने क्यूबिक पॉलिनोमियल का फंक्शन का ग्राफ सर ने बताया था ऐसे बनता है, कहाँ गया ये रहा, मैंने कुछ ऐसा बताया था ना, 2 बार टर्न करता है, तो ऐसा नहीं कि सभी के लिए ऐसा बनता है, बहुत सारे अलग अलग केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये वाला x³ लेता हूं, चलो x³ भी तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x³ का ग्राफ कैसा बनता है पता है? ऐसा बनता है ना। अब ये बताओ कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग है कुछ में डिक्रीजिंग है, क्या बोलूंगा मैं सर? कुछ इंटरवल में ये तो भाई हमेशा ही इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ऑन r है ना भाई, r की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो, मतलब x की वैल्यू कुछ भी ले लो, हमेशा x इंक्रीज होने से y भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ अभी हमने जो क्वेश्चन करा वो कुछ ऐसा ही ग्राफ था ना, एक ही पॉइंट से टर्न होकर ऊपर चला गया था, है ना? Yes. इस पॉइंट को वैसे बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, वो पढ़ेंगे अभी मैक्सिमम मिनिमम में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहले वाला ग्राफ बना दिया था 2 बार टर्न करके, ऐसा ही हमेशा बनेगा भाई, ऐसा भी बन सकता है सिर्फ एक बार टर्न होकर चला गया ऊपर, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. अच्छा, क्वाड्रिक में अगर क्वाड्रिक आता है तो तुम उसकी क्या कर लोगे, मिडलटन स्प्लिटिंग कर लोगे, है ना भाई। क्वाड्रिक आया तो आपने क्या करा, मिडलटन स्प्लिटिंग करके रूट्स निकाल लोगे और ये जज कर लोगे कि कहां पर इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है, मान लो। लेकिन अगर क्यूबिक आ जाए फिर कैसे करोगे? अगर क्यूबिक आ गया तो उसका तुम्हें आता है कि कैसे फैक्टराइज करते हैं? अगर मान लो ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, यानी 4 डिग्री वाला आ जाता है, तो उसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो क्यूबिक बनेगा। तो लेट्स से कुछ ऐसा आ गया, लेट्स से fx आ गया, कुछ ऐसा ले लेते हैं, 3/10 x³ 4 - 4/5 x³ -3x² माइनस प्लस का 36/5x प्लस का 11, ये दिया हुआ है। और ये पूछ रहा है कि बताओ इंटरवल्स वेयर fx, पूछ रहा है तुम्हारे से कहां पर इंक्रीजिंग है और कहां पर डिक्रीजिंग, ये बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, f' करूंगा, है ना। क्या आएगा बताओ, f' बताओ क्या आएगा?
12/10x³ 12/10x³ माइनस का 12/5x² प्लस माइनस का 6x प्लस का 36/5 प्लस 0। ठीक है, थोड़ा सा एलसीएम लिया हमने, क्या आया? एलसीएम आ गया 10, तो 12x³ माइनस का 24x² माइनस का क्या आएगा 60 और प्लस का 72 है ना, होल डिवाइड बाय 10, ये आ गया। सब में से न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है अभी? 12 कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, कॉमन ले लिया। पर क्वेश्चन माइनस का 5x प्लस का, हाँ बेटा क्वेश्चन ये है, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि कहां पर किस इंटरवल में ये वाला जो फंक्शन है कहां पर इंक्रीजिंग होगा, कहां पर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो हमने डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव करके फैक्टराइज कर लिया। ठीक है भाई, फैक्टराइज, अब फैक्टराइज नहीं, फैक्टराइज अब करना है। 12 कॉमन लिया तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया भाई, ये वाला अंदर वाला। अब क्वाड्रेटिक का तो चलो मैं मिडल स्प्लिटिंग या वैसे देख लेता हूँ कि डी के हिसाब से कि होगा भी या नहीं होगा, रूट्स रियल होंगे नॉन रियल होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अब क्यूबिक वाला आ गया, तो क्यूबिक वाले के लिए अभी मुझे फैक्टराइज करना है। तो तुमने मेरे ख्याल से छोटी क्लासेस में 9th-10th में पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन या कोई पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। कोई बताएगा इसको कैसे फैक्टराइज करें? एक रूट ये जो 6 लिखा है कांस्टेंट भाई, इसके कुछ लाइक फैक्टर्स ले लेते हैं, 1 2 3 6। तो एक बार +-1 रखते हैं, एक बार +-2 रखते हैं, एक बार +-3 +-6, तो देखते हैं जीरो किससे आता है। तो जिससे भी जीरो आ जाएगा, जैसे मान लो x के लिए 1 रखने से जीरो आ गया, तो मैं कह दूंगा x -1 फैक्टर होगा। याद है फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम? अगर x³ -2x² -5x + 6, इसको मैं gx मान लेता हूँ। तो अगर मैंने इसमें 1 रखा तो कितना आएगा? 1 -2 -5 + 6 7 -7, जीरो आ गया भाई, पहले से जीरो आ गया। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, देयरफॉर x -1 इज अ फैक्टर ऑफ gx। ये बात क्लियर है? ठीक है। अगर -1 से आता तो मैं बोलता x +1 फैक्टर होगा। ये बात क्लियर है ना? यस सर। तो अगर आपका एक फैक्टर आ गया तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे भाई। x -1 से आप इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या करोगे? डिवाइड करोगे। जल्दी से बता दो क्या आएगा? x³ लाने के लिए x² से करना पड़ेगा। अच्छा, अब रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर नहीं आ रहा रिमाइंडर जीरो तो मतलब गड़बड़ करिए तुमने। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? -x² माइनस प्लस भाई ये कैंसिल, -x² बचेगा, -5x नोट डाउन करेंगे। अच्छा, जो ये मैं कर रहा हूँ किसी कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको ये लॉन्ग डिवीजन आता ही नहीं? नो सर। नो सर मतलब आता है ना सभी को? ठीक है, यस यस सर। तो -x² लिख दिया मैंने, -x, ये आ गया +x, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, -6x + 6। अगर तुम्हारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया ना तो सोच लेना तुमने गड़बड़ करी है, या तो फैक्टर लेने में या लॉन्ग डिवीजन में गड़बड़ करी है। आएगा ही पक्का, देखो आगे दोनों कट गए। क्योंकि अगर आप कह रहे हो फैक्टर है तो भाई फैक्टर का मतलब यही होता है डिवाइड करने पे जीरो आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ 18 का फैक्टर 2 है, तो 18 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा। नहीं आ रहा तो मतलब गड़बड़ है। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो अब जो मेरा f' आया था उसमें एक फैक्टर x -1 है और दूसरा फैक्टर क्या आया? x² -x -6। ठीक है, तो इसको अंदर फैक्टराइज कर सकते हैं। हाँ, क्या होंगे भाई? -3 + 2 है ना? यस सर। तो अब मैंने कहा था क्रिटिकल पॉइंट के लिए फॉर CP, क्रिटिकल पॉइंट के लिए भी जीरो रखा है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई। अब मैं क्या करूंगा? वो एक साइन डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साइन वेवी कर्व डायग्राम। साइन डायग्राम किसके लिए? फॉर f'। हाँ, वेवी कर्व बोलते हैं इसे कोई जने। ठीक है, मैं साइन डायग्राम बोल देता हूँ इसे कि साइन डायग्राम बना रहे हैं, वेवी कर्व मेथड की साइन डायग्राम बना रहे हैं f' के लिए। तो भाई ये है हमारा -2, ये हमारा 1, ये है हमारा 3। अगर मैं -2 से कुछ भी कम लेता हूँ, कुछ भी बताओ क्या लूं? -3 ले लेते हैं। -3 इसमें रखना, -3 इसमें रखो। बस सिर्फ साइन देखना है तुम्हें। पहले का नेगेटिव आएगा, दूसरे का नेगेटिव आएगा, तीसरे का भी नेगेटिव आएगा, तो 3 नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। अच्छा, फिर ऑल्टरनेट आता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन ये गलती मत कर देना कि मैंने बोला था ऑल्टरनेट आता है तो हमेशा ही ऑल्टरनेट होता है। कभी कभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों सेम आ जाते हैं। कब आते हैं? जब किसी भी फैक्टर की स्क्वायर लिखी होती या इवन पावर लिखी होती। मान लो x -1 की पावर स्क्वायर होती, तो जहां पर आपने 1 लिखा है ये वाला, लेफ्ट में भी पॉजिटिव आता, राइट में भी पॉजिटिव आता। उसका रीजन ये होता है कि x -1 का जब स्क्वायर लिखा है
तो जब उसमें आप अंदर नेगेटिव वैल्यू लो स्क्वायर करके तब भी पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव ले रहे हो उसका स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। तो दोनों तरफ साइन सेम रहता है। ये बात क्लियर है? यस सर। तो जल्दी करने के लिए ऑल्टरनेट याद रख लो, पहला नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही चलेगा, लीनियर अगर फैक्टर है। अगर लीनियर की जगह क्यूबिक भी है कहीं पर तब भी ऑल्टरनेट आएगा। लेकिन अगर किसी की भी फैक्टर की पावर x-1 x+3 x-3 x+2 इनमें से किसी की पावर स्क्वायर है 4 है पावर, तो फिर उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन सेम आएगा। तो अगर मान लो x-3 का स्क्वायर होता तो 3 के अबाउट नेगेटिव लेफ्ट में राइट में भी नेगेटिव आता। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसको देखकर तो फिर मैं बता सकता हूं भाई नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब किसी पॉइंट के अबाउट एफ डैश एक्स, ये किसका हमने साइन डायग्राम बनाया है? एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स क्या डिनोट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी कर्व का किसी पॉइंट पर नेगेटिव से x इक्वल टू -2 के अबाउट क्या हो गया? राइट साइड पे जाने पर पॉजिटिव बन गया, मतलब ऐसा हुआ होगा ना। लेट्स से भाई ये x की वैल्यू है -2, तो आप कह रहे हो पहले स्लोप क्या आ रहा था? पहले स्लोप क्या था? नेगेटिव था। तो ये क्रिटिकल पॉइंट था जहां से टर्न हुआ ग्राफ। तो यहां पर जब भी हम टेंजेंट का स्लोप ले रहे थे, ये तो आपके स्लोप dy/dx कैसे आ रहे थे? नेगेटिव आ रहे थे। और जैसे ही 2 के आगे चले गए, -2 के आगे, अब स्लोप कैसे हो गई? पॉजिटिव हो गई। तो इस पॉइंट के अबाउट ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना जो मैंने बनाया, टर्न ऐसा ही टर्न आएगा ना, ऊपर की तरफ पैराबोला है ना। तो अगर इस टर्न को देखकर आप बता सकते हो ना कि फंक्शन जो है लेफ्ट पे क्या था हमारा? डिक्रीजिंग था, राइट पे क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। और यही चीज हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किसमें? मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसलिए मैंने बताया। तो इस पॉइंट को आप देखकर बता सकते हो ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम वाला पॉइंट है? पॉइंट ऑफ क्या है? मिनिमम। वेरी गुड, क्लियर है। तो स्लोप अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में टर्न हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। क्लियर है? ठीक है भाई। Yes, sir. तो क्वेश्चन खत्म हो गया। इंक्रीजिंग कहां पर है? -2 से 1 यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी। और डिक्रीजिंग कहां पे है? -∞ से लेकर -2 यूनियन 1 से लेकर 3। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो, ज्यादातर जो क्वेश्चन पॉलिनोमियल वाले होंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस क्यूबिक वाला मैंने बता दिया तुम्हें फैक्टराइज कैसे करना है, और फिर तुम वेवी का मेथड लगाकर साइन डायग्राम बनाकर निकाल लोगे कहां पर इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग। जो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं, वो है तुम्हारे साइन कॉस वाले, एक्सपोनेंशियल वाले आ जाएंगे, ई की पावर वाले आ जाएंगे, लॉगरिथम वाले आ जाएंगे। तो वहां पर थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक लेते हैं क्वेश्चन। लेट्स से ये आया भी हुआ है आपका। लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दे रखा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये दिया हुआ फंक्शन। और पूछा है बताना है इज, कहा है कि इंक्रीजिंग इन, ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन क्या दिए हुए? ऑप्शन दिया हुआ है 5π/8 से लेकर 3π/4। ये जो मैं उल्टे ब्रैकेट बना रहा हूं इसका मतलब क्या है? ओपन इंटरवल है ना। क्लियर है? यस। 0 से π/4। चलो हमें बताना है साइन की और 4x प्लस कॉस की और 4x कहां पे इंक्रीजिंग है। तो पहले तो डेरिवेटिव करो इसका, बताओ क्या आएगा। पहला डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा। साइन की और 4 का क्या लिखूं? बताओ भाई क्या लिखें? 4 sin क्यूब 4 साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स है ना, प्लस 4 कॉस क्यूब एक्स और कॉस एक्स का भी माइनस साइन एक्स। ध्यान से मैंने कहा था फैक्टराइज करना है, क्योंकि भाई क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको एफ डैश एक्स को एक बार 0 रखना पड़ेगा कि आपको क्रिटिकल पॉइंट पता लग जाए। और उस क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम फैक्टराइज करके फिर चेक करेंगे कि लेफ्ट में राइट में क्या हुआ है। तो भाई इसमें से फैक्टराइज करा तो क्या आएगा? 4 साइन एक्स कॉमन आ जाएगा और कॉस एक्स भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको देखकर समझ में आ रहा है किसका फॉर्मूला है? यस सर। किसका है? करेक्ट। माइनस कॉस 2x माइनस का का फॉर्मूला होता है भाई। कॉस 2x जो होता था उसका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर होता था। ये उल्टा लिखा हुआ है, नेगेटिव को नेगेटिव लिख दिया। अच्छा, और ये वाला भी देखकर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा होगा। 2 हटा दो तो साइन 2x का फॉर्मूला है, तो है ना, माइनस साइन को आगे लिख दिया। फिर दोबारा फॉर्मूला बन गया किसका? साइन 4x का, है ना। क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? यस सर। यस। कोई डाउट? Yes, sir. No, नो sir. सर।
भाई अब इससे ज्यादा तो क्या फैक्टराइज हो गया, तो पूरा एक सिंगल ही एंगल बन गया। अच्छा, जो पहले देखकर नहीं बता सकते थे, जैसे ये वाला लिखा होता, तो इसको देखकर हम नहीं बता सकते कि नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे आएगा। अब sin 4x सिंगल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया और आगे नेगेटिव लिखा हुआ है। अब मैं सोच के बता सकता हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा x की वैल्यूज के लिए। तो अब अगर मुझे ऑप्शन अवेलेबल है तो पहले ऑप्शंस नहीं देखने। पता क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिनको है कि भाई जल्दी से आंसर फिनिश करना है या गैस करना है, कैलकुलेटेड गैस। तो कैलकुलेटेड गैस ठीक है, चल जाता है काम। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, -sin4x आ गया तो उनको दिख रहा है यार, ऑप्शन दिख रहे हैं सारे, तो वो क्या करेंगे, पहले वाले ऑप्शन में 5π/8 से लेकर 3π/4 में वो कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे एंगल की, और वो वाली वैल्यू लेकर इधर पुट करेंगे sin4x में। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो कह देंगे पहला ही ऑप्शन ठीक है। पर ये तरीका गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है, कोई बताएगा इसका रीजन? ये काफी लाइक लॉजिकल एक क्वेश्चन पूछा मैंने, कोई बताएगा ये तरीका रॉन्ग क्यों? मैंने क्या बोला, कुछ बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में जो 5π/8 से लेकर 3π/4 के बीच में कोई भी एक एंगल ले लोगे आप। लेट से मैंने इन दोनों के बीच में ले लिया 6π/8 ले लिया। 6π/8 तो क्या हो जाएगा, 3π/4 ही हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा कम, मतलब 3π/4 से थोड़ा सा कम या 5π/8 से थोड़ा सा ज्यादा, कोई भी एंगल बीच में ले लिया एक मैंने। अब वो एंगल लेकर मैंने क्या करा, साइन यहाँ पर f' में रख दिया, -sin4x में रख दिया वो एंगल। और वो एंगल रखकर जब रखा मैंने, तो मेरा आंसर लेट से पॉजिटिव आ गया f'। तो आप क्या कहोगे, f' पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में। पर ये तरीका रॉन्ग है। कोई बताएगा क्यों रॉन्ग है? देखो क्यों रॉन्ग है। आपने निकाला -sin4x f'। मैंने कहा कि एक मुझे क्वेश्चन जो दिया था उसमें a से b बोला हुआ था, पहला ऑप्शन था ये। आपने क्या करा, a और b के बीच में ना एक एंगल ले लिया आपने, a और b के बीच में c एंगल ले लिया। क्या ले लिया, c एंगल ले लिया। c को जब यहां पे रखा x की जगह, तो आपका जो f' था वो पॉजिटिव आ गया। तो आप कहोगे इंक्रीजिंग इन a से b। तो मैं कह रहा हूं ये तरीका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि a से और b के बीच में तो बहुत सारे और पॉइंट भी हो सकते हैं। मान लो c से पॉजिटिव आ गया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि a से लेकर d तक जो c यहां पर था, इसके लिए पॉजिटिव आ गया तो ये तो इंक्रीजिंग था, लेकिन d से लेकर b तक वो डिक्रीज हो रहा था फंक्शन। तो मुझे जो है a से b तक पूरा बताना है। तो पूरा तो मैं नहीं बोल सकता ना कि a से b तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ऐसे नहीं बोल सकता ना। ये बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि जब आपको कोई कहता है कि a से b तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है a से b के बीच में कुछ भी वैल्यू ले लूं मैं, मतलब वहां पर उस पॉइंट पर किसी टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आपने वैल्यू ली वो लकीली आपने जो वैल्यू ली वो a से d के बीच में फंक्शन इंक्रीज ही हो रहा था, तो c लेने पर आपका आंसर पॉजिटिव आ गया। लेकिन अब a से b के बीच में और जो पॉइंट है, लेट से कोई पॉइंट होगा, लेट से यहां पर एक पॉइंट होगा, लेट से e, तो हो सकता है d से लेकर b के बीच में या c के आगे कोई एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा होगा। तो फिर यानी कि मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि अगर एक फंक्शन a से b के बीच में 2 बार टर्न कर रहा है, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है फिर डिक्रीज भी हो रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि a से b के बीच में वो इंक्रीजिंग है। फिर वो क्या होगा, a से b के बीच में ऐसे बोलूंगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मोनोटोनस नहीं है। ये बात समझ में आई? यस सर। तो फिर ये तरीका क्या हुआ, मैंने क्या बोला, ये तरीका क्या है, रॉन्ग। गलत। रॉन्ग। हाँ, तो भाई ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ ये बात, ठीक है ना। मतलब ये तरीका ठीक है, मतलब कैलकुलेटेड गैस निकालने के लिए, बट ये शॉर्ट नहीं है। मतलब हो सकता है आपका आंसर ठीक आ जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए, तो ये तरीका सही नहीं है। तो फिर क्या करोगे आप, क्रिटिकल पॉइंट ही निकालो पहले। sin4x -sin4x आए, इसको 0 रखो, तो sin4x ही 0 आ जाएगा। अब 0 सोचो, बताओ कहां कहां पे होता है, बताओ भाई कहां कहां पे होता है साइन? 0 पे, 0 पे, और बहुत सारी जगह पे होता है, और बताओ कहां पे होता है? 2π। तो भाई इसका मतलब ये निकला कि 4x की वैल्यू 0 और पाई पे भी तो होगा, 2π, 3π, 4π, चलता ही जाएगा ना, चलता ही जाएगा, यस 5π, 6π, ठीक है, ऐसे कई सारे इंटरवल आ जाएंगे ऐसे। फिर अब क्या करूं, x की वैल्यू क्या क्या आएगी, 0 आएगी, π/4 आएगी, π/2 आएगी, 3π/4 आएगी, पाई आएगी, 5π/4, ऐसे चलेगा ना, यस सर। 3π/2 ऐसे चलता रहेगा। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा था मुझसे, क्वेश्चन उसने पूछा था कि इनमें से बताओ कौन से इंटरवल में क्या होगा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अब कैसे समझू मैं कि कौन से पार्ट में मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, कैसे समझूंगा ये बात? अब इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, 5π/8, 3π/4, 5/2, 5π/8, तो मैं कैसे बताऊं इसमें से? अब मेरे बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, 0, π/4, π/2, 3π/4, π, 5π/4 और
3π/2 आगे भी चलता ही जाएगा ऐसे, तो फिर मैं कैसे जज करूं? तो इनमें से देखता हूं कोई इंटरवल दिया हुआ है कैसा, π/4 से π/2 है ऐसा हमारा? भाई ये दो एक्सट्रीम आ रहे हैं ना क्रिटिकल पॉइंट्स के, yes, इनके बीच में कुछ इनके बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट है भी नहीं, है ना? तो मेरा एक पोटेंशियल कैंडिडेट ये हो गया। और कुछ ऐसा है क्या देखना, और भी कुछ ऐसा क्या? 0 से π/4 ये भी है ना? भाई 0 से π/4 के बीच में भी जो बिहेवियर होगा वो फिक्स्ड आएगा, क्योंकि उसके बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया। ये वाला एक सेकंड हो गया। और π/2 से लेकर 5π/8, π/2 से लेकर 5π/8, 3π/4 और 5π/8 में कौन बड़ा है बताओ? इन दोनों में से कौन बड़ा है? 5/8 3π/4 ये आएगा 20 और ये आएगा 24, तो 3π/4 बड़ा है ना? yes sir तो 3π/4 से 5π/8 जो है वो छोटा है, तो ये वाला भी हो सकता है। तो फिर अब इतने सारे पोटेंशियल लाइक कैंडिडेट आ रहे हैं कि भाई इसमें सब में इंक्रीजिंग हो सकता है, तो क्या मैं सब में एक एक वैल्यू लेके देखूं या कुछ और तरीका लगाऊं इसमें बताओ? अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ग्राफ है sin x का ग्राफ तो सभी को पता है भाई कैसा बनता है, yes sir ऐसा ग्राफ बनता है। तो मैं सब में टेस्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा 0, ये क्या होता है π/2, 4π ये तो sin x का है, लेकिन sin 4x का बनाएंगे तो पता है कैसे बनेगा? sin 4x का, sin 4x का कैसे बन जाएगा फिर ग्राफ बताओगे? sin 4x का क्या हो जाएगा? ये मैं sin 4x का बना रहा हूँ ग्राफ, तो sin 4x का कैसे बनेगा? ऐसे नहीं आएगा। अगर मैं π/4 ले लूंगा x की जगह तो sin π हो जाएगा, और sin π पे क्या होता है 0 हो जाता है, 0 पे भी 0 होता है। अच्छा, फिर आगे वाला पॉइंट क्या आएगा? π/2 है ना? ये क्लियर है? yes sir ऐसा ग्राफ बनेगा। अब सोच के देखो, इसने बोला था x की वैल्यू अगर π/4 से हम π/2 तक लेते हैं, π/4 से π/2, तो आपको दिख रहा है सभी को जो आपका वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, दिख रहा है सभी को? yes sir yes sir अच्छा, sin 4x आपका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और बाहर भी नेगेटिव लिखा हुआ है ना? yes sir तो ये बात समझ आ कि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? positive तो ये कंफर्म हो गया ना कि पक्का भाई π/4 से π/2 में मेरा ग्राफ कैसा आएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा, और जो f'(x) होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये बात क्लियर होगी ना? yes sir तो आपको ग्राफ का भी नॉलेज होना चाहिए कि ग्राफ कैसे लेते हैं, क्लियर है? अदरवाइज आप क्या करोगे, आप ये सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट में टेस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? नंबर Yes. लाइन पे बनाकर आपको सारे क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यूज के बीच में चेक करना पड़ेगा कि कहां पर इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है, तो वो टाइम वेस्ट ना करके हम इस तरह से ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं, क्लियर है? yes sir और 0 से π/4 में तो सभी को दिख गया होगा भाई, 0 से π/4 में ऊपर आ रहा है ग्राफ, यानी कि f'(x) क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर f'(x) पॉजिटिव है sin 4x, तो sin 4x के आगे माइनस लिखा हुआ है, तो फिर तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है? yes sir yes sir आगे वाला भी ग्राफ पूरा कंप्लीट करके जब देखोगे, फिर अब अगला क्या आएगा? अगला हो जाएगा हमारा 3π/4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? इससे आगे जाओगे पाई हो जाएगा, राइट? पाई है ना? ऐसे चलता रहेगा, तो आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? क्लियर है? yes yes sir ठीक है, तो साइन कॉस वाले क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या जैसे लॉग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉगरिथम वाले, तो उनका भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है? ओके, तो रेट मेजर और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लियर है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लॉजिक? yes sir अच्छा, कभी कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा ना, उसमें ध्यान रखना हमेशा ओपन इंटरवल ही बनेगा। इंक्रीजिंग में तो ओपन लिख देते हैं, क्लोज दोनों लिख देते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली के लिए हमेशा ध्यान रखना है 0 नहीं आना चाहिए, क्लियर है? yes sir तो कई बार जो ऑप्शन देगा ना, ऐसे ओपन ब्रैकेट वाले दे देगा, कभी क्लोज ब्रैकेट वाले, तो देखकर लिखने हैं कि स्ट्रिक्टली बोला है या वैसे नॉर्मली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला है, क्लियर है? yes sir ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और क्वेश्चन कराऊंगा इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, और टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमम करेंगे, ठीक है? तो पढ़ के रखना बेटा, क्लियर है? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में खत्म करना है, मैक्सिमम मिनिमम भी करेंगे और टेंजेंट नॉर्मल भी करेंगे, ठीक है? तो अपनी इक्वेशन टेंजेंट नॉर्मल की और जो मैक्सिमम मिनिमम के लिए मैं क्या बोला था अभी, एरिया, वॉल्यूम, सभी के जो शेप्स होती हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सभी पता होना चाहिए, ठीक है? yes sir yes sir थैंक यू ऑल, Thank you, sir. ओके बेटा, बाय बाय। bye sir